सभी को मेरा नमस्कार। एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट और कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सेक्टोरल सूचकांक पर वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। सेक्टोरल इंडेक्स पर आयोजित इस वेबिनार में मुख्य वक्ता शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के श्री सुरेश अरोड़ा, मोतीलाल ओसवाल के श्री नवनीत दामानी, पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन, एनसीडीएक्स के श्री अरुण यादव हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं मोतीलाल ओसवाल के श्री नवनीत दामानी जी से आग्रह करूंगा कि वे भारतीय कमोडिटी बाजार में सेक्टोरल इंडेक्स की जरूरत पर अपने विचार रखें। श्री नवनीत दामानी जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कमल जी, ये सेक्टोरल इंडाइसेस इंटरनेशनली बहुत ही प्रचलित कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमको ये अभी देखने मिल रहा है जहाँ पे थोड़े बहुत एस्टेब्लिशमेंट्स सेक्टोरल इंडाइसेस रोल आउट कर रहे हैं। एमसीएक्स में हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर एक मेटल डेक्स करके लॉन्च हुआ है, साथ ही साथ बुलियन के ऊपर बुलडेक्स लॉन्च हुआ है, और एग्री इंडेक्स जो है वो भी काफी प्रचलित तौर पे हमारे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। फिलहाल ग्वारडेक्स और सोयाबीन डेक्स की रिक्वायरमेंट जो लग रही थी उसको पूरी करते हुए एनसीडेक्स ने ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आने वाले समय में इन प्रोडक्ट के साथ साथ हमको और भी इंडस्ट्री देखने मिल सकते हैं, बट मेरा एक कंसर्न जो डोमेस्टिक मार्केट में ये है कि इनमें जो वॉल्यूम या जो ट्रैक्शन देखने मिलना चाहिए वो आज के तौर पे उतना अच्छा नहीं देखने मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क में देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं सेक्टोरल इंडाइसेस जो बाजार की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है। जिस तरह से हेजर्स को हेजिंग करने का मौका मिलना चाहिए वो भी एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, बट फिलहाल रुझान उस तरह से इन इंडाइसेस में नहीं आ रहा है जिस तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हमको देखने मिलना चाहिए था। तो मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में लोग इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसमें बेनिफिट करने की कोशिश करें। जी सर, और कुछ अभी कहना चाहेंगे आप इस पर? सेक्टोरल इंडाइसेस मैं अगर कैटेगराइज करूं तो 5 तरह के सेक्टोरल इंडाइसेस ग्लोबली होते हैं। पहला होता है एग्री, दूसरा होता है लाइफ स्टॉक जो कि भारत में ट्रेड नहीं होता है, तीसरा होता है एनर्जी, फोर्थ होता है बेस मेटल्स यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स, और पांचवा होता है प्रेशियस मेटल इंडेक्स जिसमें गोल्ड सिल्वर फॉल होता है। वेल, इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलता है, और अगर हम इक्विटी से इसको कंपेयर करें तो इक्विटी में हमको बहुत अच्छा ट्रैक्शन हर इंडेक्स में देखने मिलता है। बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलता है जहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम या बहुत सारा एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है जहाँ पे बहुत एक्टिव ट्रेडिंग होता है। और उसके साथ साथ में एनएससी बहुत सोच समझ के और सारे इंडस्ट्रीज लॉन्च कर रही है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिटेड कमोडिटीज है जिनमें अच्छी डेप्थ है, बहुत लिमिटेड कमोडिटीज है जिनको मिक्स करके इंडेक्स बनाया जा सकता है। 8 से 10 कमोडिटीज का मिला के एक इंडेक्स बने तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा ट्रेड करने में मजा आएगा एज कम्पेयर टू दो कमोडिटीज का जो इंडेक्स बन रहा है। बट नेवरदलेस ये एक पहल है जहां पर थोड़ी सी डेप्थ इसमें आनी चाहिए, और साथ ही साथ आने वाले समय में अगर इसमें ऑप्शंस भी देखने मिले तो ये सोने पे सुहागा रहेगा, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करेगा। नए विकल्प आ रहे हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए, हेज करने के लिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पहल है एनसीडीएक्स की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एग्री इंडेक्स, सोए इंडेक्स ये सब ज्वाइन करने की कोशिश करी। जी धन्यवाद नवनीत जी। अब मैं एनसीडीएक्स के श्री अरुण यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे वेबिनार के विषय प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए सेक्टोरल सूचकांक पर अपनी बात रखें। श्री अरुण यादव जी। धन्यवाद कमल जी, और सभी श्रोताओं का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू इस प्रकार से करना चाहूंगा कि अभी तक अगर हम देखें तो इससे पहले नवनीत जी ने भी बताया कि मुख्यतः अगर हम देखें तो अभी तक हमने देखा कि पिछले 15 से 20 साल में जब से कमोडिटी मार्केट हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, मुख्यतः कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती रही है, चाहे वो एग्री कमोडिटीज हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटीज हो। और केवल पिछले मैं कहूँगा 1 से 1.5 साल के अंदर इंडाइसेस या इंडेक्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। इंडेक्स के अंदर अगर हम कमोडिटीज के अंदर बात करें तो हमने मुख्यतः 20 साल में ये देखा कि जनरली वहां पे जो पार्टिसिपेशन होता है, और खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम या ज्यादातर समय जो होता है वो उन लोगों तक सीमित रहता है जो लोग उस कमोडिटी के विषय में जानते हैं।
तो जैसे अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो अक्सर ये देखा गया है कि सोयाबीन का जो प्रोसेसर होगा या ट्रेडर होगा वो मुख्यतः उस कमोडिटी में पार्टिसिपेट करेगा। कभी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आएगी तो कुछ लोग और शुरू मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो काम चालू करेंगे। लेकिन जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जैसे रिटेल हम देखते हैं इक्विटीज में, उस प्रकार के लोग वहां पे काम नहीं कर पाते हैं। जब उसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो मुख्यतः दो वजह सामने आई। एक तो ये है कि काफी सारे लोग जो हैं वो कमोडिटीज में डिलीवरी से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उनका सरोकार नहीं होता है। तो केवल वो लोग जो उसको समझते हैं, डिलीवरी लेने में सक्षम है, वही लोग वहां पे ढंग से व्यापार कर पाते हैं। ये एक चीज काफी लोगों ने नोट की और काफी इस चीज को देखा गया। दूसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया अलग अलग तरीकों से, उन्होंने ये देखा कि उनके पास में कोई फिजिकल रेफरेंस नहीं है। फिजिकल रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि मैं किस चीज को देख के ट्रेड करूं। तो आज की डेट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए। मैं किस चीज को देख के अपना भाव तय करूं कि मैं बाइंग कर पा रहा हूं, बाइंग सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो भाव कहां से आएगा। तो अगर हम इक्विटीज की बात करें या हम स्टॉक मार्केट की बात करें जो काफी चल रहा है आज की डेट में, तो वहां हमारे पास जब हम फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस होता है। इक्विटीज मार्केट जितने सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक इक्विटीज का स्पॉट मार्केट चलता है और उसको देख के हम फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बात करें तो ज्यादातर कमोडिटीज जो हैं अगर आप देखोगे तो शाम के 6-7 बजे के बाद में वहां एक्टिविटी चालू होती है जब इंटरनेशनल मार्केट खुलता है। तो वहां पे भी जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वहां पे उनके पास में एक रेफरेंस है जिसको देख के वो काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे आते हैं, चाहे वो एनसीडीएक्स में हो चाहे एमसीएक्स में हो, किसी भी एक्सचेंज के अंदर हो, तो अक्सर ये देखा गया कि वहां पे हम लोग अपने आप में प्राइस सेटर है। यानी कि हिंदुस्तान जो है वहां पे जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनेशनल के लिए एक रेफरेंस है, लेकिन हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो जब वो रेफरेंस देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रेफरेंस मिलता है मंडी के भाव से। और आप सबको पता है कि मंडी हमारे यहाँ आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यानी कि हमें अगर मंडी के भाव जानने हैं तो हमें 4 लोगों को फोन लगाने पड़ेंगे, या अगर हमारी जानकारी है तो उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेंगे। या एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो हम दिन में 2 से 3 बार भाव देते हैं वो आप देख के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ रुकावटें थी, मैं कहूँगा 2 चीजें थी जहाँ पे एक आम आदमी को कमोडिटीज में पार्टिसिपेशन में थोड़ी हिचक रहती थी। और ये दोनों ही चीजें जो है इंडेक्स के अंदर पूर्णतः इन दोनों चीजों का निवारण हो जाता है। तो जो रेफरेंस प्राइस की हमने बात की, तो जैसे अभी हमने ग्वारेक्स करके अपना ग्वार का इंडेक्स लॉन्च किया है। उसके अंदर 2 कमोडिटीज है, ग्वार सीड और ग्वारगम। उसके अंदर 70% एक तरीके से मैं कहूंगा जो रोल है वो मैं मतलब 62% जो रोल है वो ग्वार सीड का है, 63%, और 37% जो है वो ग्वारगम है। यानी अगर आप देखें तो एक तरीके से अगर आप ग्वार सीड ग्वारगम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अगर दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं और आप उतना मार्जिन नहीं देना चाहते हैं तो आप ग्वारेक्स में ट्रेड कर लीजिए। उन दोनों की जो खूबियां हैं वो आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाएंगी। तो आपका जो भाव बैठेगा ग्वारेक्स का वो कुल मिला के 70% जो है 0.7 मल्टीप्लाइड बाय ग्वार सीड का भाव प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ग्वारगम का भाव, आपका ग्वारेक्स का भाव आ जाएगा। तो जैसे आज की मैं बात करूं तो ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में लगभग ऊपर के सर्किट पे काम हुआ है। तो उसी प्रकार का प्राइस मूवमेंट जो है आपको ग्वारेक्स में भी देखने को मिला जो इसका इंडेक्स है। तो एक प्रकार से आपको 2 कमोडिटीज की खूबियां एक इंडेक्स में मिल रही है जिसको आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जो पहली चीज जो मैंने इससे पहले जो बात कही थी कि जो डिलीवरी में लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका भी निवारण यहाँ पे हो जाता है क्योंकि ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे जो भी आप काम करोगे उसका नकद भुगतान होगा और उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के डिलीवरी का थ्रेट नहीं है। तो जो लोग डिलीवरी में काम नहीं करना चाहते हैं, डिलीवरी से किसी वजह से हिचकते हैं, उन लोगों के लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। और क्योंकि इसके अंडरलाइंग कमोडिटीज यानी कि ग्वार सीड और ग्वारगम सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक ट्रेड होती रहती है, तो आपको हमेशा ये पता चलता रहेगा कि आपका ग्वारेक्स का भाव क्या होना चाहिए। तो क्या ये अभी उससे ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो उस प्रकार से भी आप एक निर्णय लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इसकी महत्वपूर्ण चीज है। और एक तरीके से 7 लोट ग्वार सीड प्लस 3 लोट ऑफ ग्वारगम इज इक्वल टू 5 लोट ऑफ ग्वारेक्स। अपने को इक्वेशन याद रखनी है। यदि मुझे ग्वारेक्स का भाव निकालना है तो 7 लोट ग्वार सीड इज प्लस 3 लोट ग्वारगम इज इक्वल टू 5 लोट ऑफ ग्वारेक्स। ये इसका कुल मिला के मैं कहूंगा कि एक फॉर्मूला है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इक्विटीज को देखें, जो इससे पहले भी नवनीत जी ने भी बताया था, तो वहां पे जो ऑप्शंस है बहुत बड़ी संख्या, जो इंडेक्स है उसमें बहुत बड़ी संख्या में काम होता है। तो कुल वॉल्यूम अगर हम देखें तो उसका 30% फ्यूचर्स का वॉल्यूम यानी कि जो वायदे का काम होता है पूरा एनएससी के अंदर, उसका 30% काम सिर्फ इंडेक्स से आता है और 80% ऑप्शंस का काम केवल इंडेक्स से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है।
या कितना बड़ा ये बाजार हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये इस बाजार को बड़ा करने की दृष्टि में, जो नवनीत जी ने कहा था कि अभी शायद लिक्विडिटी उतनी नहीं है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी लाने की दृष्टि में एक नया कदम है, एक और कदम है जो रेगुलेटर ने लिया है। और आई थिंक इस कदम के बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो कमोडिटीज मार्केट है अगले 2 से 5 सालों में उस तरफ पहुंचेंगे जिस तरफ आज की डेट में हमारा इक्विटी बाजार है। क्योंकि इक्विटी बाजार भी कोई एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ है, उसको भी इस तरीके के वॉल्यूम पहुंचने में 25 से 30 साल लगे और अलग अलग कदम वहां पे देखे गए। तो मुझे लगता है उस दिशा में एक कदम है और जल्द ही हम इसकी वजह से अपने कमोडिटीज बाजार को भी बड़ा होते हुए देखेंगे। जी अरुण जी, आपने काफी सार्थक जानकारी दी कि गवारेक्स और इंडेक्स बेस्ड जो ट्रेडिंग होगी अलग अलग, जैसे सोयाडेक्स आएगा वगैरह, उनमें किस तरह से होगा, उस पर एक आपने अच्छी जानकारी दी। और अब मैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के सुरेश अरोड़ा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे हमें बताएं कि सेक्टोरल इंडेक्स एक प्रभावी पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए कैसे सहायक होता है और इसकी अहमियत क्या है। श्री सुरेश अरोड़ा जी। धन्यवाद कमल जी। हेलो जी Am I सर। audible? जी जी। कमल जी सॉरी, मेरा कैमरा इज नॉट वर्किंग, तो मैं आपको शायद दिख नहीं पाऊंगा। बट आपका जो सवाल है कि पोर्टफोलियो प्रबंधन में इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, अरुण ने जैसा बहुत अच्छे से बताया कि इंडेक्स ट्रेडिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट काम करती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडेक्स ट्रेडिंग सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आज जितना भी ट्रेड अपने यहाँ पे भी हम अपने फाइनेंशियल मार्केट में देखें, कैपिटल मार्केट में देखें, तो एनएससी में भी जो जितना भी वायदे में जो काम होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो काम होता है, उसका 30 से 35% का जो पार्ट है वो इंडेक्स ट्रेडिंग का है। और अगर उसके बीच में हम फ्यूचर को छोड़ के अगर ऑप्शंस को भी साथ में मिला लें तो ये परसेंटेज जो है वो जाके मोर देन 70% के आसपास बैठ जाती है, जो कि एक मायने में बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा परसेंटेज इक्विटी मार्केट में रोल प्ले करता है तो इसका मायने ये है सिंपल से कि इंडेक्स अपने आप में बहुत प्रभावी एक टूल है आपके किसी भी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अब पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कई सारे इंडेक्स अगर हम देखें तो अपने इक्विटीज में चलते हैं। अब हम इक्विटी में देखें तो निफ्टी 50 है, बीएसई सेंसेक्स है, या अपने निफ्टी आईटी इंडेक्स है, या निफ्टी रियलिटी सेक्टरल इंडेक्स है। तो इस तरीके से क्या है कि अभी कमोडिटीज में इंडेक्स का जो पार्टिसिपेशन था, इंडेक्स का जो रोल था, वो पिछले 1-1.5 साल से सेबी ने अलाउ किया। और अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हुआ कि इंडेक्स की ट्रेडिंग को इतनी बड़ी शुरू हो नहीं पाई। अगर हम देखें तो उसके कई सारे कारण रहे सर। एग्रीडेक्स में जैसे चालू हुआ तो एग्रीडेक्स में कई सारी कमोडिटीज थी, डिफरेंट कमोडिटीज, जिसमें ग्वार, सोयाबीन, सरसों और चना और सब काफी सारी कमोडिटीज, 10 कमोडिटीज का एक पार्ट था। तो डिफरेंट कमोडिटीज को ट्रैक करना, सिस्टम को देखना बड़ा मुश्किल सा काम था। अब जो ये सेक्टरल इंडेक्स एनसीडेक्स ने लॉन्च किया है, हमें ये लगता है कि ये आपके किसी भी पोर्टफोलियो को, जो लोग ग्वार या ग्वार गम में काम कर रहे हैं या जो हेजर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेहतरीन टूल है, जिसको इंडेक्स को, जैसे अभी अरुण ने भी बताया कि इंडेक्स एक रेफरेंस देता है आपको किसी भी प्राइस के लिए कि बाजार तेज है या मंदे हैं। आप अपना कोई भी पोर्टफोलियो, आपके पास स्टॉक रखा है या आपके पास कोई भी चीज है, तो आप उसको इंडेक्स के माध्यम से अच्छे से हेज कर सकते हैं। और इंडेक्स ट्रेडिंग जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट रहती है, डिलीवरी का कोई कंसर्न इसमें नहीं रहता। सो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज रहती है कि जब जहां पे डिलीवरी का कोई कंसर्न नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए किसी भी तरीके से आप अपनी पोजीशन, चाहे वो बाइंग साइड पे या सेल साइड पे, जो भी आपका जिस तरीके से आप उसको हेज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए इंडेक्स को देखा जाए और पर्टिकुलरली किसी सेक्टरल इंडेक्स को देखा जाए, तो जो लोग ग्वार या ग्वार गम के ट्रेड में हैं, प्रोडक्शन में हैं, या किसी भी तरीके से इससे रिलेटेड हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन टूल है जिसका अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। जी अरुण जी, आपने जी सुरेश जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी कि इसकी अहमियत क्या है। और अब मैं पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे एग्रीडेक्स के बाद गवारेक्स आया है, जल्द ही सोयाडेक्स भी लॉन्च होगा, इस तरह के इंडेक्स बाजार पार्टिसिपेंट्स के लिए किस तरह मददगार साबित होते हैं, पर अपनी बात रखें। श्री मनोज कुमार जी। कमल जी, लगता है मनोज जी के कनेक्शन। हाँ नहीं, उन्होंने मुझे अभी सूचना दी थी कि वे कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ट्रेन में हैं इस समय। शायद उन्होंने कहा था कि अगर मैं जुड़ गया तो निश्चित रूप से बोल पाऊंगा।
हो सकता है कि वो दिक्कत हो। चलिए हम इसी पर पैनल डिस्कशन जाएं, उससे पहले मैं आपको राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में गंवार फसल का ताजा अपडेशन देना चाहूंगा। साथ ही अपडेशन के साथ गंवार गम और गंवार मिल के निर्यात पर भी बात होगी, क्योंकि आज हमारे जो सेक्टोरल इंडेक्स है उसमें मुख्य बात गंवार की है, गंवार एक्स की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस संबंध में जो फंडामेंटल्स हैं वो रखे जाने चाहिए। तो देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में 17 अगस्त 2021 तक 20,12,450 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई है। पिछले साल समान समय में यह बुआई 23,90,000 हेक्टेयर के आसपास थी और राजस्थान में इस साल खेती का लक्ष्य 26 लाख हेक्टेयर है, यानी बुआई अभी पिछड़ रही है पिछले साल की तुलना में भी। राजस्थान की मुख्य गंवार फसल बेल्ट गंगानगर डिवीजन में अब तक 3,89,000 यानी 89,000 की बुआई हुई है और जोधपुर डिवीजन में 3,13,000 हेक्टेयर है। सीकर डिवीजन में गंवार की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर है और बीकानेर डिवीजन में 8,72,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। जालोर डिवीजन की बात करें तो 63,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है और उदयपुर डिवीजन में 8,000 हेक्टेयर है। भीलवाड़ा डिवीजन में 10,000 हेक्टेयर है। जयपुर डिवीजन में गंवार की बुआई इस साल अभी तक 65,000 हेक्टेयर में हुई है। भरतपुर डिवीजन में 10,000 हेक्टेयर में गंवार की बुआई हुई है। ये था राजस्थान सरकार का ताजा डेटा जो 17 अगस्त तक का था। 17 अगस्त तक जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में बुआई 1,05,704 हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल समान समय में यह से थोड़ी ज्यादा थी, 1,07,884 हेक्टेयर। गुजरात में गंवार सीड की पिछले 3 साल की सामान्य औसत बुआई 1,34,000 हेक्टेयर रहती है। राज्य के कच्छ जिले में 59,000 हेक्टेयर से ज्यादा में बुआई हुई है और उत्तर गुजरात में 41,900 हेक्टेयर में बुआई हुई है और मध्य गुजरात में 3,300 हेक्टेयर और सौराष्ट्र की बात करें तो वहां केवल 1,500 हेक्टेयर में गंवार की बुआई 17 अगस्त तक हुई है। गुजरात में गंवार का उत्पादन मुख्य रूप से कच्छ जिले और उत्तर गुजरात में होता है। राज्य में गंवार की फसल की मौजूदा स्थिति संतोषजनक है, लेकिन इस फसल को अगले 8 से 10 दिनों में बारिश की जरूरत है। यहाँ हालात हरियाणा और राजस्थान जितने चिंताजनक नहीं है। अब मैं तीसरी बड़ी स्टेट जो रही है हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा सरकार ने गंवार की बुआई के अधिकृत आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन राज्य में आमतौर पर यहाँ इसका रकबा 2 लाख हेक्टेयर के आसपास रहता है। लेकिन खरीफ फसल 2020 की हम बात करें पिछले साल की तो वहां 1,43 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी और किसानों से हुई बातचीत के आधार पर इस साल राज्य में इसकी बुआई 85,000 यानी 85,000 हेक्टेयर से ज्यादा में नहीं हो पाई है। किसानों ने कपास और मूंग को वरीयता दी है और गंवार में बेहतर रिटर्न न मिलने से किसानों ने कपास, बाजरा, मूंग और मूंगफली की ओर अपना रुख किया है। गंवार की खेती में उपज की दृष्टि से इस साल पूरी तरह निराशा का माहौल है, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में गंवार की फसल को तत्काल बारिश की जरूरत है। जिन इलाकों में नहरें हैं वहां पानी काफी कम आ रहा है एवं जो पानी उपलब्ध है उससे कपास की फसल को पानी दिया जा रहा है। किसान कपास की फसल में नुकसान देखने के मूड में नहीं है और हरियाणा के गंवार उत्पादक जिलों में हालत चिंताजनक है एवं किसी भी जिले से यह समाचार नहीं है कि गंवार की फसल की अच्छी कंडीशन है। अब बारिश होती है तो न तो नई बुआई हो सकती है और न ही खड़ी फसल को लंबा चौड़ा कोई फायदा होगा। जैसे शरीर एकदम सूख जाए, बेहद कमजोर हो जाए और उसके बाद यदि बेहतर प्रोटीन वाला खाना भी मिले तो वह सुखदायी नहीं होता। यही बात अभी गंवार के साथ है। और फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की अगर हम बात करें और सरकारी एजेंसी और प्राइवेट मौसम एजेंसियों की भी रिपोर्ट को देखें तो हरियाणा राज्य में बारिश के आसार नहीं है। कभी देश में गंवार उत्पादन में 25% का योगदान देने वाला राज्य हरियाणा इस साल गंवार उत्पादन में काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल, दादरी, झज्जर, डबवाली, फतेहाबाद, हिसार में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अब हम एक व्यू इस पे रखेंगे राजस्थान, जो कि देश का सबसे बड़ा गंवार उत्पादक राज्य है। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में गंवार की फसल की हालत खस्ता है।
यहाँ किसानों ने गंवार के बजाय मूंग और कपास को वरीयता दी, लेकिन इनके लिए भी पानी नहीं है। बारिश की कमी से श्री गंगानगर की 13 तहसीलों में से 3 में गंवार की फसल की हालत ठीक है, बाकी जगह हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले में नोहर, भादरा और रावतसर को छोड़कर अन्य तहसीलों में गंवार की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पौंग बांध, जहां यहां से नहरों में पानी आता है, वह पानी नहीं आ रहा और सरकार की वरीयता कमजोर मानसून को देखते हुए पीने के लिए पानी रखना जरूरी हो गया, न कि खेती के लिए पानी देना। किसान को खेत में यदि कोई पानी मिल रहा है तो वह उसका उपयोग कपास की फसल को बचाने के लिए कर रहा है, गंवार को उसने लगभग छोड़ दिया है। पौंग बांध की अगर मैं बात करूं तो 18 अगस्त तक 1335 फीट जल स्तर है, जो इसकी क्षमता से कम है, और भाखड़ा बांध की भराव क्षमता 1680 फीट है, लेकिन अभी तक उसमें 1616 फीट पानी आया है। राजस्थान में गंवार की फसल के मौजूदा हालात पर अन्य जगह की बात की जाए तो बीकानेर में डूंगरपुर तहसील में बारिश हुई थी, पुंगल बेल्ट में भी बारिश थी और गंवार की बुआई भी हुई, लेकिन बाद में बारिश न होने से फसल को काफी नुकसान है। बज्जू, कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला बेल्ट में गंवार की बुआई बुरी तरह घटी है। यह जबकि बीकानेर के सबसे बड़े गंवार उत्पादक एरिया हैं। और नोखा में पहले बारिश हुई थी और खेती भी हुई, लेकिन अब फसल को तत्काल पानी चाहिए। कुछ दिन बारिश नहीं हुई तो नोखा एरिया में भी गंवार की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। नागौर की मैं बात करूं तो नागौर, मेड़ता, कुचामन में बारिश हुई थी। मेड़ता में बुआई पिछले साल की तुलना में 50% हुई, लेकिन अब बारिश की भी वहां जरूरत है। पश्चिम राजस्थान, जो गंवार पैदावार का मुख्य गढ़ माना जाता है, मानसून फेल होने से बुरे हालात हैं। जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर में आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश रूठ गई, जिससे यहाँ बोई गई गंवार की फसल चौपट होने के कगार पर खड़ी है। सिरोही साइड में जमाई बांध में पानी की कमी है और जालोर, सुमेरपुर, भीनमाल साइड में भी यही हालत है। इन जगहों पे गंवार के साथ कैस्टर की बुआई भी कम हुई है। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, नागौर सहित 10 से 11 जिलों में पानी का संकट है। अब यदि बारिश होती है तो खड़ी फसल को आंशिक राहत मिलने से अधिक कुछ नहीं होगा। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के किसानों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर वर्तमान में गंवार की फसल 42 से 45 लाख बोरी के आसपास आने की संभावना दिखती है। यदि अब बारिश होती है तो भी इस उत्पादन में अधिकतम 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की कोई संभावना नजर नहीं आती। वर्तमान में तीनों राज्यों में गंवार गम का स्टॉक 1,80,000 टन के आसपास होने का अनुमान है, जो 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले नए मार्केटिंग वर्ष में 1.5 लाख टन रह सकता है। इसी तरह वर्तमान में गंवार सीड का स्टॉक 45 से 50 लाख बोरी है, जो नए मार्केटिंग वर्ष की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर पर 25 से 30 लाख बोरी रहने की संभावना है। चालू वर्ष में गंवार की पैदावार पर अभी कुछ भी कहना, सब कुछ स्पष्ट कर देना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी हमें देखना होगा कि मानसून होता है या नहीं होता है, या किस तरह पानी की व्यवस्था होती है। अंत में मैं एक नजर गंवार मिल के निर्यात पर बता रहा हूं कि अप्रैल में 122% बढ़ करके 9,541 टन गंवार मील का भारत से निर्यात हुआ था, जो मई में 51% बढ़ा, यानी मई 2020 की तुलना में 51% बढ़ करके 7,445 टन पहुंचा, और जून में यह 32% बढ़ा और 7,702 टन रहा, जबकि जून 2020 में 5,819 टन था। जुलाई की बात करें पिछले महीने की, तो गंवार मील का भारत से निर्यात 49% यानी 49% बढ़ करके 11,501 टन रहा, जो जुलाई 2020 में 7,693 टन था। यह अगस्त में जो ट्रेड के साथ हमने सर्वे किया है उसके अनुसार अगस्त महीने में 8,500 टन और सितंबर में 7,500 टन का गंवार मिल निर्यात रहने की उम्मीद है। इन 2 महीनों में यह बढ़ोतरी इस तरह 41 और 39% हो सकती है। अंत में मैं गंवार गम पर आता हूं। गंवार गम की अगर हम बात करें तो अप्रैल में 133% बढ़ करके अप्रैल 2021 में 19,455 टन रहा, जो अप्रैल 2020 में 8,354 टन था। मई में यह 26% बढ़कर के 21,457 टन और जून में 48% बढ़कर के 22,324 टन रहा।
पिछले महीने की बात करें जुलाई की, तो जुलाई में गंवार गम का भारत से निर्यात 18% बढ़ा है और 18,948 टन रहा, जो जुलाई 2020 में 16,044 टन था। अगस्त की हम बात करें, जो इंडस्ट्री के बीच हमने जो सर्वे किया उसमें पाया कि अगस्त के अंदर 15,000 टन और सितंबर में 17,000 टन निर्यात रहने की उम्मीद है। इन 2 महीनों में यह बढ़ोतरी पिछले साल की इन्हीं महीनों की तुलना में 13 और 9% होगी। यह तो था पूरा एक सिनेरियो जो अभी तक आया। अब मैं आपको, अगर कोई किसी को प्रश्न पूछना हो तो अपने चैट बॉक्स में हमें डालें, हम उनके प्रश्नों को पैनलिस्ट के साथ भी लेंगे। और ये वेबिनार के बारे में आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक और सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं। अरुण जी, अब मैं पैनल पे आ रहा हूं और आपसे पहली चर्चा है कि गंवारेक्स को अब तक कैसा रिस्पांस मिला पार्टिसिपेंट्स की ओर से। अरुण जी। कमल जी, ग्वारेक्स का जो रिस्पांस अभी तक हमें मिला है काफी अच्छा रहा है। लॉन्च करने से पहले भी जब हम लोगों से मिल रहे थे तो ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट इसको काफी एक सुटेबल प्रोडक्ट मान रहे थे और उसी प्रकार का रिस्पांस भी हमने देखा है। तो इस सप्ताह सोमवार को हमने इसे लॉन्च किया था, तो पहले दिन जो है, अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं तो लगभग 40 करोड़ का ट्रेडेड वॉल्यूम जो है, अगर मैं बाई सेल दोनों मिला लूं तो 40 करोड़ का वॉल्यूम और लगभग 600 लोड के आसपास का काम इसके अंदर हुआ था। और आज भी जो है इसके अंदर, आज की अगर मैं बात करूं तो 500 लोड के आसपास का काम और लगभग मैं कह सकता हूं कि 40 करोड़ के 35 से 40 करोड़ के आसपास का काम इसके अंदर हुआ है। तो काफी अच्छा रिस्पांस अभी तक मिला है और धीरे धीरे बाजार में लोग, क्योंकि वो काफी लोग जो होते हैं शुरू में प्रोडक्ट को देखते हैं, भापते हैं, फिर अंदर फिर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक जिन्हें हम एक तरीके से फैन सीटर भी कहते हैं, तो वो लोग भी अब काफी इसके विषय में जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और धीरे धीरे वो लोग भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक खास वजह जो इसके अंदर अच्छे पार्टिसिपेशन की रही, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ग्वार में भी हमने काफी मूवमेंट पिछले दिनों में देखा है, आपने फंडामेंटल कारण भी उसके बताए। दूसरा, ग्वारेक्स जो है, अगर मैं ग्वार सीड और ग्वारगम के अंदर ट्रेड करता हूं तो उसके मुकाबले मार्जिन भी यहाँ पे काफी कम है। तो वो भी एक काफी अट्रैक्टिव फीचर है जो लोग काम करना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए। क्योंकि अगर मैं ग्वार सीड ग्वारगम में बात करूं तो लगभग 20 से 25% के आसपास दोनों में मार्जिन है आज की डेट में, जबकि ग्वारेक्स में जो है लगभग 11% के आसपास का मार्जिन है। तो मार्जिन भी यहाँ पर कम है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ग्वारसीड या ग्वारगम में लोग काम कम कर रहे हैं, वहां भी हमने रिकॉर्ड वॉल्यूम होते हुए देखे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और एक और चीज जो यहाँ पे आती है वो ये है कि काफी लोग जो है ग्वारसीड, ग्वारगम और ग्वारेक्स के बीच में भी आर्बिट्राज ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से केवल ये नहीं है कि ग्वारेक्स में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ग्वारसीड में अच्छा आ रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि काफी वॉल्यूम दोनों जगहों पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यदि मुझे कभी ऐसा लगता है कि ग्वारेक्स का भाव जो है वो ग्वारसीड ग्वारगम के मिले हुए भाव से, जितना उनका रेशियो उससे ऊपर हो गया है, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि मैं ग्वारेक्स बेच के ग्वारसीड ग्वारगम ले लूं। तो उस प्रकार के ट्रेड भी, जो आर्बिट्राज ट्रेड हम कहते हैं, वो भी काफी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है और लोग उसको भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही जगह पे हमें काम में बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले एक सप्ताह में। जी सुरेश जी, आपसे एक सवाल है। देखिए कि एग्रीडेक्स जब लॉन्च हुआ था 1000 पॉइंट था, अब लगभग 1600 पॉइंट के आसपास चल रहा है, यानी हम देखें तो 60% का रिटर्न है। क्या आप मानते हैं कि इंडिविजुअल कमोडिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स की हो, उससे बेटर इंडेक्स में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है या इंडिविजुअल कमोडिटीज में ही निवेश करना चाहिए? देखिए कमल जी, इस पे सीधी सी एक बात है कि इंडेक्स जो है वो, अगर आप एग्रीडेक्स की बात करें, जो एक पूरा सारी सेक्टर्स को मिला के है, जिसमें चना और ये सब 10 कमोडिटीज हैं इन्वॉल्व उसमें, अगर हम उसकी बात करें तो इंडेक्स हमेशा ही एक सेफ साइड का प्रोडक्ट माना जाता है कि जिसकी रिटर्न किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी से के अपेक्षा में एक एवरेज रिटर्न रहता है। कि जैसे सपोज अगर हम अभी बात करें पिछले काफी दिनों से, अगर एग्रीडेक्स की बात करें तो जब वो 1000 से चला था और 1600 हो गया, तो उसमें हम देखें तो सोयाबीन के प्राइस 4000 से लेके और 10,000 तक चले गए। तो इसका मतलब उसमें तो 100% से भी ज्यादा का रिटर्न आया, लेकिन एग्रीडेक्स 60% के आसपास ही इंक्रीज हुआ। उसकी वजह ये रही कि चने के प्राइस नीचे रहे या ग्वार के प्राइस उस टाइम पे नीचे रहे थे। तो इंडेक्स जो हमेशा, जो एक बड़ा इंडेक्स है, जो एग्रीडेक्स जिसकी आप एमसीडेक्स में बात करें, तो वो हमेशा एक आपको एवरेज रिटर्न देगा, बजाय इसके कि जो सेक्टरल इंडेक्स है, जैसे अभी ग्वारेक्स लॉन्च हुआ या आने वाले टाइम में सोएक्स लॉन्च होगा या कुछ और ऐसा कुछ सेक्टरल इंडेक्स लॉन्च करेंगे, तो उनकी रिटर्न्स हमेशा ही किसी भी अंडरलाइन के साथ ही रहती हैं। अगर ग्वार अच्छे से रिटर्न देगा तो ग्वारेक्स की भी रिटर्न्स उतने ही, उसी परसेंटेज में उतनी ही रिटर्न्स आएंगी।
और सेक्टरल इंडेक्स हमेशा ही ज्यादा वोलाटाइल रहते हैं बजाय कि जो पूरा एक कंपोजिट इंडेक्स की बजाय। तो सेक्टरल इंडेक्स जो है हमेशा ही आपको अच्छी रिटर्न दे भी सकते हैं, और अगर कभी घटेंगे तो उसी परसेंटेज में उतना वो घटते भी हैं। जी नवनीत जी, जिस तरह अभी कपास है, मसाला कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बाकी हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अगर सेक्टरल इंडेक्स लॉन्च होते हैं तो वो बाजार में रिस्क से बचाने के लिए बेटर होते हैं, या उनमें ट्रेड करने से किसी भी तरह की जोखिम कम हो जाती है? बहुत ही उम्दा सवाल है। और कमल जी, आपने जिस तरह से ग्वार के फंडामेंटल्स कवर किए, मुझे लगता है कि हमको पूरा एनालिस्ट कम्युनिटी को रिविजिट करना पड़ेगा। इतने सारे फंडामेंटल्स जितने आपने हमको जानकारी दी है कि बहुत बहुत अच्छे से आपने उसको कवर किया है। वेल, मैं ब्रोकिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एक जब इंडाइस लॉन्च होता है या एक सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च होता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी जो एक तरफा वोलेटिलिटी होती है किसी भी अंडरलाइन को, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ा उसका उद्देश्य होता है। साथ ही साथ मार्जिन का जो बेनिफिट मिलता है, जैसे अरुण जी ने भी एम्फसाइज किया था, वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज अगर आप नेकेड सिर्फ गुआर गम या गुआर सीड में ट्रेडिंग करते हो तो 24 से 25% के आसपास का आपको मार्जिन होता है। और लास्ट कुछ दिनों का अगर हम चाल देखें तो करीब ऑल्टरनेट डे पे हमको सर्किट के जैसे माहौल देखने मिल रहे हैं गुआर और गुआर सीड में। जब ये सेक्टोरल इंडेक्स बन जाता है तो इसमें ऑब्वियसली मार्जिन कम हो जाता है कुछ हद तक, करीब 10 से 12% के रेंज में मार्जिन हो जाते हैं। साथ ही साथ वोलेटिलिटी भी काफी हद तक कर्टेल हो जाती है, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उनके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एक एडिशनल टूल जैसा साबित होता है। मेरे हिसाब से मसाले पैक में जब इंडेक्स लॉन्च होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जो हमारे देश में लिस्टेड मसाला पैक है वो अलग अलग प्रांत में प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साथ साथ में उनके बहुत वेरिएड फंडामेंटल्स हैं। तो उनका जब एक इंडाइस बनेगा तो वो किसी सेक्टोरल इंडाइस नहीं बल्कि एक प्रॉपर इंडाइस जैसे जो एग्रीडेक्स है उस तरह का इंडेक्स बनेगा। अगर हम सिमिलर प्रोडक्ट देखना चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन का एक मसाला इंडेक्स आपको देखने मिल सकता है भविष्य में, जिसमें अच्छा ट्रैक्शन भी देखने मिल सकता है। और क्योंकि मसालों में चाल जो है वो काफी शार्प रहती है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच या बैलेंस फैक्टर इंडेक्स उसको प्रोवाइड करेगा। तो मेरा बहुत फोकस रहेगा अगर स्पाइसेस में एक इंडेक्स लॉन्च होगा तो। जी मनोज जैन जी जुड़े हैं हमसे। मनोज जी, आपसे सवाल है कि जो सेक्टोरल इंडेक्स है वे बिजनेस में किस तरह फायदेमंद होते हैं, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट्स में ये बहुत पुराना टूल्स हो गया है, लेकिन अभी कमोडिटी बाजारों में धीरे धीरे आया। एग्रीडेक्स के बाद एक दूसरा ही इंडेक्स अभी आया ही है। तो अभी बाल्यावस्था यानी बहुत शुरुआती अवस्था में ये इंडेक्स कमोडिटी बाजार के लिए, लेकिन ये आगे जाकर पार्टिसिपेंट्स के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकते हैं? मनोज जी। जैसे कि सारे जो उन्होंने बताया है कि सेक्टोरियल इंडेक्सेस जो है वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं, जैसा कि हमने मार्केट में भी देखा है। आज जैसी को निफ्टी के ऊपर कॉल लेनी है, देखो मैं इंडिविजुअल सेक्टर में हम बुलिश हम उसी तरह से जी आवाज में कोई डिस्टरबेंस है। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि कोई क्लाइंट गंवार एक्स और गंवार सीड या गंवार गम में ट्रेड करता है तो एक्सचेंज क्या मार्जिन बेनिफिट देता है? कमल जी, इसके विषय में अभी कुछ समय पहले ही, लगभग 2 सप्ताह पहले, सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया है जहां पे उन्होंने कहा है यदि कोई क्लाइंट अंडरलाइंग कमोडिटी में और उसके इंडेक्स में काम करता है तो उसको 75% तक मार्जिन में छूट मिलेगी। उसके विषय में कुछ सिस्टम चेंजेस हैं जो एक्सचेंजेस को करने हैं, जो हम लोग अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो अभी वो नहीं उपलब्ध है, लेकिन बहुत जल्द आने वाले कुछ ही मेरे ख्याल से कुछ ही सप्ताह में वो फैसिलिटी भी जो है इन्वेस्टर्स को मिलने लगेगी और उससे काफी फायदा हो जाएगा। यानी कि आपको लगभग केवल 25% मार्जिन देखिए अगर आप ग्वार सीड, ग्वार गम और ग्वार एक्स में काम कर रहे हो और आपका अगर हेज्ड है, हेज्ड पोर्टफोलियो है, जैसा आज की डेट में स्प्रेड के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपका 75% तक आपको मार्जिन कम लगता है अगर आप 2 महीनों के बीच में स्प्रेड में ट्रेडिंग करते हो। तो उसी प्रकार से यदि आप ग्वार सीड, ग्वार गम और दूसरी साइड में ग्वार एक्स में अगर हेज ट्रेड करते हो तो आपको 75% तक का मार्जिन बेनिफिट उसमें
मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो हुई है, क्योंकि ये जो मार्जिन को लेके काफी सारी बातें आई इससे पहले भी, तो एक और चीज जो सेबी ने रिसेंटली की है, मैं उसको भी सब तक पहुंचाना चाहूंगा। जो भी लोग स्प्रेड में यदि आज काम कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था, कमोडिटी के अंदर भी 3 महीनों के अंदर ही स्प्रेड बेनिफिट मिलता था। अर्थात यदि आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के सौदे चल रहे हैं, तो यदि मैं सितंबर लेके अक्टूबर बेचता हूँ, या मान लीजिए सितंबर लेके दिसंबर बेचता हूँ, तो उसमें मुझे स्प्रेड बेनिफिट मिलता था, यानी 75% तक मेरे को मार्जिन कम लगता था। लेकिन यदि मैं सितंबर लेके जनवरी कॉन्ट्रैक्ट या दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ, या इसका उल्टा करता हूँ, तो वो बेनिफिट नहीं मिलता था। उसमें पूरा मार्जिन लगता था, मुझे बाइंग वाली लेग में भी पूरा मार्जिन देना पड़ता था, और जो मेरी सेलिंग वाली लेग है उसमें भी मुझे पूरा मार्जिन देना पड़ता था। लेकिन रिसेंटली पिछले सप्ताह ही सेबी ने एक नया सर्कुलर निकाला है, और अब ये जो बेनिफिट है वो 6 महीनों तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट बाजार के लिए हुआ है। हालांकि ये डायरेक्टली इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मार्जिन बेनिफिट की बात की, तो मैंने सोचा ये वाली चीज भी मैं एक बाजार के लिए उनको बता दूं। तो ये भी अभी रिसेंटली सेबी ने किया है। और जो आपका सवाल था कि इंडेक्स के ऊपर, जी हाँ, इंडेक्स के ऊपर भी 75% का मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, जो जल्द ही एनसीडीएक्स जो है उसको अपने ग्वारेक्स में और जो बाकी इंडेक्सेस है उसमें लागू कर देगा। जी नवनीत जी, आपसे एक सवाल है कि क्या ये जो इंडेक्स बेस्ड जो कंसेप्ट है वो भारत में नया है, या किन्हीं देशों में इस तरह के सेक्टोरल इंडेक्स में ट्रेड होता है? यदि ऐसा है तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है? किस तरह आपको ये बात लगती है? कमल जी, इंडाइसिस जो है वो बहुत ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फिनोमिना है। बाकी ग्लोबल देशों में भी ऐसा नहीं है कि कहीं और पे इंडाइसिस नहीं ट्रेड होता है। और मैंने शो के शुरुआत में भी कहा था कि 5 तरह के इंडेक्स ग्लोबली में ट्रेड होते हैं: प्रेशियस मेटल्स इंडेक्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, एनर्जी, एग्री एंड लाइफ स्टॉक। यहाँ पर लाइफ स्टॉक नहीं ट्रेड होता, तो बाकी चारों इंडाइसिस के अंदर पोटेंशियल मुझे नजर आता है। साथ साथ में एक बैलेंसिंग फैक्टर मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडेक्स प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है, इंडाइसिस जो है एक मार्जिन बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट को आपको कहीं ना कहीं कुशन प्रोवाइड करता है। आप नेकेड रिस्क कोई भी कमोडिटी के उछाल का या गिरावट का नहीं लेते। और थर्डली, जो डिलीवरी रिलेटेड हमारे यहाँ पे दिक्कतें आती है, क्योंकि एक रिटेल निवेश बहुत डरता है डिलीवरी वाले कोई भी एसेट को ट्रेड करने के लिए। उसको ये थोड़ा समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि 5 दिन पहले कब मूव करना है, पोजीशन नेक्स्ट मंथ में जाना है, किस कमोडिटी में कितने दिन पहले मूव करना है, उसमें क्यों मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। ये रिटेल निवेशकों को समझाना थोड़ी सी दिक्कत का काम होता है। सिंस मैं ब्रोकिंग हाउस से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ये समझता है कि काफी सारे पार्टिसिपेंट इसके चलते ये सब कमोडिटीज को ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। बट इंडाइसिस में एक बेनिफिट होता है कि आप लास्ट डे तक ट्रेड कर सकते हो, और कोई भी तरह का डिलीवरी रिस्क आपको नहीं होता है। इसलिए लोगों का रुझान इसमें धीरे धीरे आने लगेगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट नए हैं भारत में, थोड़ा ट्रैक्शन लिमिटेड देखने मिल रहा है। बट मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से बैंक निफ्टी या आईटी इंडेक्सेस में वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं हमको, उसी तरह से यहाँ पर भी इंडाइस में, और साथ ही साथ जब ऑप्शन लॉन्च होंगे उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलेगा। मनोज जी, आपसे एक सवाल है कि गवारेक्स में अगर ट्रेड करना हो तो उसके फायदे क्या नजर आते हैं आपको एक पार्टिसिपेंट्स के लिए? सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कमोडिटी बाजार को बढ़ाने या नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सेक्टर इंडेक्स की भूमिका कितनी अहमियत रखती है? सुरेश जी, क्षमा करें कमल जी, अपना सवाल दोहराएं एक बार, जरा आवाज। हाँ सर, मेरा सवाल यह था कि कमोडिटी बाजार को बढ़ाने या नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सेक्टर इंडेक्स की भूमिका कितनी अहमियत रखती है? देखिए, अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कमल जी, जिसको समझना और समझाना बहुत आसान है। इसमें ट्रेड करना भी काफी आसान रहता है, बजाय कि जब आप अंडरलाइंग की बात करें। तो जैसे अभी नवनीत ने भी बताया कि अंडरलाइंग कमोडिटीज को कोई भी क्लाइंट्स या ट्रेडर्स जो लोग ट्रेड करते हैं, उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि कब डिलीवरी का एक टाइम आएगा, कब मुझे पोजीशंस को आगे शिफ्ट करना है, और कैसे मुझे इसमें ट्रेड आगे लेके जाना है। जबकि इंडाइसिस में या इंडेक्स में किसी भी, कोई चाहे वो सेक्टर इंडेक्स है या एग्री इंडेक्स है, कोई सा भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स में इस चीज को समझना काफी आसान रहता है।
अभी आप देखें कि जो बेनिफिट्स इंडेक्स को लेके हैं, अगर उनको पूरी उससे देखा जाए तो इंडेक्स में मिनिमम आपको मार्जिन अंडरलाइन की अपेक्षा में मार्जिन बहुत कम है, अंडरलाइन की अपेक्षा डिलीवरी का कोई कंसर्न नहीं है। तो जो लोग नॉन रिलेटेड, जैसे जो कमोडिटीज में काम भी नहीं करते हैं, जो फाइनेंशियल प्लेयर्स जिनको हम कह सकते हैं कि जो अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह से कोई एग्री मार्केट को लेके अपना कोई पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, उसमें अपना स्टेक रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो इन्फ्लेशन के लिए या अपने इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में एग्री मार्केट को रखना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडेक्स एक बहुत बेहतरीन टूल काम करेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, अभी तो ये ग्वार है, ग्वार तो किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन में रोल नहीं प्ले करता, लेकिन जब सोया एक्स का आ जाएगा या कुछ और जो ऐसे चना में या कोई भी ऐसे जो इंडेक्स, अगर सेक्टरल इंडेक्स आते हैं या मसालों में आते हैं, तो जो इन्फ्लेशन को अगर कोई हेज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समझना आसान हो जाएगा कि इंडेक्स में हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इंडेक्स को अगर अच्छे से एक्सचेंजेस या जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हैं, कैसे भी हैं, वो अगर अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को एक अच्छे से उनको नॉलेज दें और समझाएं कि कैसे क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा अच्छा टूल बनेंगे। और ग्वारेक्स को लेकर अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ग्वारेक्स तो एनसीडेक्स के अभी हाल फिलहाल के जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, हमें ये लगता है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग साइड पे ज्यादा रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करेगा और ग्रोथ के काफी, वॉल्यूम ग्रोथ के काफी अच्छे चांस हमें इसमें नजर आते हैं, क्योंकि काफी सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम हो सकता है जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। अभी किसी भी चीज के रेफरेंस के लिए मेरे पास इंडेक्स है, या अगर मैं अंडरलाइन से लेके उसकी हेजिंग बढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, या कुछ ट्रेडर जो सिंगल साइड या जो जिनको मोमेंटम खेलना होता है, या जो लोग अपनी एक पोजीशंस किसी भी तेज में प्लस साइड में या माइनस साइड में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंडेक्स को प्ले करना इज वेरी इजी, काफी आसान रहता है। तो काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको लेके हम इंडेक्स के साथ एक इंडेक्स को एक टूल बना के काम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये मार्केट की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है एनसीडेक्स के लिए कि जो आने वाले टाइम में एनसीडेक्स के, और फॉर्चुनेटली क्या है कि अभी ग्वार में एक हलचल भी बहुत है, तो आज किसी को अगर ग्वार में तेजी खेलनी है या ग्वार और ग्वार गम दोनों लेने की बजाय, तो उसकी बजाय तो ग्वारेक्स में ट्रेड करे तो बहुत ही अच्छा है। आज बाकी जगहों पे और भी क्या है कि ग्वार में या ग्वार गम में अगर पर्टिकुलरली हम देखें तो एक क्लाइंट लेवल की लिमिट रहती है कि उसमें लिमिट का एक इशू है, पोजीशन लिमिट एक लिमिटेड है। इंडेक्स में ऐसा लिमिट का कोई इशू नहीं है, तो अगर आप कोई बड़ी क्वांटिटी में भी कोई क्लाइंट्स या कोई ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो उसके पॉइंट से भी ये चीज काफी इसमें बेनिफिशियरी आएगी। तो लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से, पार्टिसिपेशन के हिसाब से। मतलब हम वी आर वेरी होपफुल अबाउट दिस। जी सर। अरुण जी, आपसे एक सवाल है कि क्या सेक्टोरल इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड लाया जाएगा? अभी देखिए, आज की डेट में ऑप्शंस ट्रेड सेक्टोरल इंडेक्सेस में किसी भी इंडेक्स में परमिटेड नहीं है रेगुलेटर के द्वारा, लेकिन क्योंकि बाजार ग्रो कर रहा है और हमने देखा कि कमोडिटीज में जब फ्यूचर्स आए उसके कुछ समय के बाद में फिर ऑप्शंस भी अलाउ किए, तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर हम देखें तो किसी भी बाजार के लिए एक नेक्स्ट स्टेप होता है, तो एक फर्स्ट स्टेप ले लिया गया है, तो होपफुली नेक्स्ट स्टेप भी जरूर लिया जाएगा। कब ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो नेक्स्ट स्टेप जो इसके अंदर लगता है वो है कि इंडेक्सेस के ऊपर ऑप्शंस अलाउ होने चाहिए। और आई थिंक रेगुलेटर के साइड से क्योंकि सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो जरूर आएगी। कब आएगी कहना मुश्किल है हमारे लिए भी, लेकिन आवश्यक रूप से ये चीज भी आनी चाहिए बाजार में। जी, नवनीत जी, आपसे सवाल है कि ये जो गमारेक्स है, इस तरह जो अलग अलग इंडेक्स आएंगे, तो अभी हम गमारेक्स ही आया उसी पे बात करें तो अब सबसे बड़ा पार्ट होता है गम इंडस्ट्री। तो गंवार तो किसानों ने पैदा किया और बाद में उसका पूरा प्रोसेस सारा इंडस्ट्री के जरिए होता है। तो हम ये क्या कहें कि गंवारेक्स की वजह से गम इंडस्ट्री और किसानों को किस तरह फायदा हो सकता है अगर वे इसे एक टूल के रूप में यूज करें? तो जिस तरह से आप नॉर्मल कमोडिटी गुआर को या गुआर सीड को, गम को यूज कर रहे थे ट्रेडिंग के लिए, उसी तरह से आपको गुआर एक्स पे भी फोकस करना चाहिए। इट्स अ ब्लेंड। मेरे ख्याल से अरुण जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया था कि जिसको बड़ी क्वांटिटी में हेजिंग करना है, जिनको 7 लॉट सीड और 3 लॉट गम हेज करना है, उनके लिए 5 लॉट गुआर एक्स वही सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा।
साथ साथ में आप वहां पर 10 लॉट पे 25% मार्जिन भरते थे, यहाँ पे आप 5 लॉट पे 12% मार्जिन भरेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लाइट हो जाएगा एज फार एज मार्जिन मनी इज कंसर्न। और वोलेटिलिटी, क्योंकि ये ब्लेंडेड है 70% सीड और 30% गुआर, तो वोलेटिलिटी गम, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टिसिपेंट जो सीड यूज करते हैं जो गम यूज करते हैं, दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहाँ पे दोनों जन मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री को बहुत फायदा इस तरह से होगा जहाँ पे उनको मार्जिन बहुत करीब करीब आधे मार्जिन में उनको सेम तरह का कवरेज या सेम तरह का रुझान देखने मिल सकता है एज कंपेयर टू व्हाट दे कुड हैव इंडिविजुअली अगर गुआर गम या सीड ट्रेड करते थे। तो मेरा मानना ये है कि इंडस्ट्री ग्रेजुअली गुआर गम गुआर सीड से कहीं ना कहीं गुआर डेक्स की तरफ शिफ्ट करेगी, और जो डिलीवरी पार्टिसिपेंट्स नहीं है उनका रुझान इस सेक्टर में बहुत ज्यादा देखने मिल सकता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल टू कमोडिटीज। जी धन्यवाद नवनीत जी। अरुण जी, आपसे अंतिम सवाल है, और आपने इस पर पहले बोला भी है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स वेबिनार में बाद में भी जुड़े हैं, तो कि गंवार एक्स से गंवार सीड और गंवार गम कमोडिटी में ट्रेड करने वालों को क्या बेनिफिट होगा, इस पर एक संक्षिप्त जानकारी फिर से प्लीज दे दीजिए। कमल जी, मैं एक बार दोबारा जो मेन जो फायदे हैं वो मैं एक बार दोहरा देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि यदि आज की डेट में मुझे मान लीजिए गुआर सीड और गुआर गम दोनों में काम करना होता है, तो मुझे दोनों कमोडिटीज में पोजीशन लेनी पड़ेगी। उसकी अब आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए दोनों कमोडिटीज में एक्सपोजर लेना है, तो मैं केवल गुआरेक्स करके वो चीज का फायदा उठा सकता हूँ जो नवनीत जी ने अभी बताया। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यदि मैं फिजिकल डिलीवरी लेने वाला क्लाइंट नहीं हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि जब फिजिकल डिलीवरी आती है तो जनरली हमने और ये सब जानते हैं कि ज्यादातर जो ब्रोकर कम्युनिटी है या बाकी लोग हैं, वो क्लाइंट को कहते हैं कि आप अगले महीने में रोल ओवर कर लीजिएगा यदि आप फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं। और क्लाइंट भी काफी सारे ऐसे होते हैं जो प्रेफर नहीं करते कि मैं डिलीवरी लूं, तो उन क्लाइंट के लिए कैश सेटल्ड सौदा है, यानी कि आपका जो भी भुगतान है वो कैश में, कैश से मेरा मतलब कैश का मतलब है कि आपका कैश सेटल्ड होगा, यानी कि आपका केवल पैसों में लिया बदली होगी, कोई फिजिकल डिलीवरी इसके अंदर नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि ये गुआर सीड और गुआर गम से मिलके बना है, जो इसके वायदे हैं उससे मिलके बना हुआ है, तो आपके पास हमेशा एक रेफरेंस प्राइस रहेगा। रेफरेंस प्राइस से मेरा मतलब है यदि अब मैं गुआरेक्स में पोजीशन लेना चाहता हूं, तो मैं ये देख सकता हूं, जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, कि उस मोमेंट के ऊपर गुआरेक्स के अंडरलाइन का क्या भाव है, यानी गुआर सीड गुआर गम मिला के क्या भाव है। तो अगर मेरे पास वो भाव अवेलेबल भी नहीं है, तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं 0.7 मल्टीप्लाइड बाय गुआर सीड का भाव प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय गुआर गम का भाव, वो उस समय का गुआरेक्स का भाव होना चाहिए। तो मेरे पास बड़ा सिंपल एक तरीका है जिससे मैं गुआरेक्स का भाव जो है आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं उसको देख के ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वो ज्यादा ऊंचा है तो मुझे समझ में आ गया कि गुआरेक्स अंडरलाइन से ऊपर भाग रहा है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो इससे पहले सुरेश जी ने भी बताया कि अपॉर्चुनिटी वहां क्रिएट हो जाएगी। तो वो एक है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मार्जिन। गुआर सीड गुआर गम में मुझे काम करने के लिए आज की डेट में आपको पता है अलग अलग तरीके के मार्जिन लगते हैं। डिलीवरी आती है तो प्री एक्सपायरी मार्जिन शुरू हो जाता है। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तेजी मंदी रहती है, तो उसके अंदर एक जो ईएलएस से मार्जिन होता है, इवेंट बेस्ड एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन 5% का, वो लगने लगता है। क्लाइंट्स को कंसंट्रेशन मार्जिन लगने लगता है। तो काफी सारे मार्जिन हैं जो वहां पे आते हैं। तो कुल मिला के 20 से 25% तक मार्जिन लगते हैं। जबकि उसी समय अगर मैं गुआरेक्स की बात करूं तो लगभग 11% का मार्जिन है। और क्योंकि डिलीवरी ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये सब मार्जिन वहां पे ज्यादातर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं वो ये है कि पोजीशन लिमिट। सुरेश जी ने भी कहा कि अभी आज की डेट में क्या होता है कि पोजीशन लिमिट जो होती है, अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो दो तरीके की पोजीशन लिमिट होती है क्लाइंट की। एक तो होती है ओवरऑल पोजीशन लिमिट, एक होती है नियर मंथ, यानी कि जो निकट मंथ है। अगर मैं जैसे सितंबर एक्सपायरी की बात करूं तो 1 सितंबर से किसी भी क्लाइंट की पोजीशन लिमिट कम हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी उसकी नॉर्मल लिमिट की। तो यहाँ पे कोई नियर मंथ पोजीशन लिमिट नहीं है। आपकी जो पोजीशन लिमिट है क्लाइंट की, वो पूरे के पूरे एक्सपायरी तक आपकी रहेगी। और तो आप आराम से जो है अधिक पोजीशन का लाभ यहाँ पे उठा सकते हैं, अधिक काम एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे। और जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा किसी भी इंडेक्स का होता है, जो बाकी पैनलिस्ट ने भी काफी हाईलाइट किया, वो ये है कि जब मैं इंडेक्स में काम करता हूँ तो ये उसी प्रकार से जैसे लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? यदि मुझे किसी एक स्क्रिप्ट के बारे में ओपिनियन नहीं है, तो मैं काफी सारी चीजों में एक साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ घटेगी कुछ बढ़ेगी, तो मेरा एवरेज रिटर्न निकलेगा।
तो उसी प्रकार से इंडेक्स है। ऑल्दो सेक्टोरल इंडेक्स में थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ दो ही चीजें हैं, बट फिर भी जैसे अभी हमने देखा है फिलहाल कुछ दिनों में कि ग्वार सीड उतना नहीं बढ़ा जितना ग्वारगम बढ़ा, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। हो सकता है कि एक चीज ज्यादा बढ़ जाए, एक चीज कम बढ़े, या इसके उल्टे एक चीज ज्यादा गिर जाए, दूसरी चीज कम गिरे। तो ये जो फायदा है ये भी बहुत बड़ा एक फायदा है। तो ये दो चीजें जो है, ये तीन चीजें जो मैंने गिनाई, एक तो मार्जिन का बेनिफिट, एक आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिलेगी, और एक आपके पास रेफरेंस प्राइस रहेगा। तो मोटे तौर पे ये तीन फायदे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो बड़े फायदे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे काफी फायदे हैं, बट ये तीन बड़े फायदे हम देख सकते हैं। जी अरुण जी, एक सवाल आया है मेरे पास निजी तौर पे कि उन्होंने पूछा कि क्या एफपीओ को गंवारेक्स में ट्रेड करने पर एक्सचेंज कुछ सहूलियत अधिक देता है, जैसा कि आप सोयाबीन और सरसों इनमें ऑप्शंस में आपने एफपीओ को दी है, कोई वैसी व्यवस्था है सर वहाँ? देखिए, ग्वारेक्स एक डिलीवरेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वहां पर एफपीओ डिलीवरी नहीं दे सकता है क्योंकि वो डिलीवरेबल नहीं है। किंतु यदि कोई एफपीओ ये चाहे कि वो एक एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे किसान जो है खासकर राजस्थान में ग्वार अपने पास रखते हैं, और ये होता ही है, हर किसान के घर में 2 4 5 बोरी ग्वार हमेशा आपको मिलेगी। तो अगर वो एज एन इन्वेस्टमेंट आइटम इसको देखना चाहता है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मैं कहूँगा जो एक दूसरा फायदा यहाँ पर है, जो कि इनडायरेक्टली है, वो ये है कि जब ग्वारेक्स के अंदर काम होगा और काम बढ़ेगा तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनेगी ग्वारेक्स और ग्वारसीड ग्वारगम के बीच में आर्बिट्राज की, जिससे जो ग्वारसीड की जो बुक है या ग्वारसीड की जो मैं कहूंगा कि जो डेप्थ है या लिक्विडिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। और जब वो इंप्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली लोग जो भी वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे एफपीओ हो, उनको वहां पे लिक्विडिटी का फायदा जरूर होगा। बट अगर आप सीधे तौर पर मुझसे पूछते हैं तो ये किसानों के लिए एक डिलीवरी वाला प्रोडक्ट नहीं है, वो अंडरलाइन के अंदर काम कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट है, या इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए एक प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा सुटेबल है उन लोगों के लिए जो आज की डेट में किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं या अपना काम लिमिट में कर पा रहे हैं। तो मैं इस प्रकार से इसका जवाब देना चाहूंगा। इस वेबिनार का अंतिम सवाल सुरेश जी से है। सुरेश जी, जो और कोई कमोडिटी है जिनमें ट्रेड होता है, उनमें भी अब कितनी तेजी से ऐसे इंडेक्स बेस्ड ट्रेड को लाना चाहिए? हमारा ऐसा मानना है कमल जी कि इंडेक्स तो, अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो सोया कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है, उसमें जल्दी से काम करना चाहिए एनसीडीएक्स को। इसके अलावा और कई सारे मसालों को लेके, जैसे नवनीत ने भी बात किया, देखिए मसालों का जो इंडेक्स बनेगा तो काफी एक्साइटिंग होगा उसको देखना कि कैसे वो काम करेगा। बट हमारा मानना ये है कि पहले ये इंडेक्स एक अच्छे तरीके से अपनी पोजीशंस में आ जाए और उसके बाद बाकी सारी कमोडिटीज में, पर्टिकुलरली इसके बाद जो सोया एक्स का एक ये पाइपलाइन में इनके है, तो हमें लगता है कि वो जब उसको भी जल्दी से लेके आना चाहिए एनसीडीएक्स को। लेकिन मैं फिर दोबारा से एक बात को दोबारा से दोहराता हूँ, जो अरुण ने दोबारा एक बात बोली है कि ये ग्वारेक्स में जो लोग काम करना चाहते हैं, ग्वार सीड या ग्वार गम में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें ऐसा लगता है, हमारे हिसाब से ग्वारेक्स में काम करना ग्वार गम और ग्वार सीड से काम करने से ज्यादा बेटर है। जैसे अरुण ने भी समझाया कि मार्जिन कम है, पोजीशन लिमिट का एक इशू है। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू हम हमेशा से मानते आए हैं, डिलीवरी वाला। डिलीवरी का कोई कंसर्न नहीं है। आप महीने की 30 तारीख लास्ट जो भी ट्रेडिंग डे आएगा उस दिन इसकी कटान कैश भाव पे जो एवरेज ये प्राइस लेंगे ग्वार गम का और सीड का, वो एवरेज प्राइस पे इसकी कटान हो जाएगी। तो हमें लगता है कि काफी इजी टू ट्रेड टूल है ये, किसी ट्रेडर के लिए भी, किसी हैजर के लिए भी, जो फिजिकल में भी हेजिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट टूल है कि अपनी डिलीवरी को वो किसी भी जगह पे रखें और उसको इंडेक्स के साथ हेज करके रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो गम में पोजीशन नहीं लेना चाहते, खाली सीड में लेनी है, तो उसको भी इंडेक्स के साथ कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर। वो कई सारी स्ट्रेटेजी हैं जिनके ऊपर हम भी काम करते हैं। आप कोई भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन बना के, मुझे लगता है कि मुझे गम ही लॉन्ग करना है लेकिन करना इंडेक्स के माध्यम से, तो मैं सीड लेके, मतलब ये इंडेक्स लेके उसमें से सीड बेच दूं तो गम मेरा नेट में लॉन्ग हो गया। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन जब मुझे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो काफी सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनका एडवांटेज हमें लगता है कि उठाना चाहिए। लोअर मार्जिन हैं, कोई ज्यादा खर्चा भी शायद एक्सचेंज में बहुत कम लेता है, और डिलीवरी का कोई इशू नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए डिलीवरी एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा पार्ट रहता है कि यार डिलीवरी का ये इशू हो गया, नियर मंथ से अगले मंथ में जाना है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, और आने वाले टाइम में जैसे आपने बोला कि जो चीज़ है, मेरे को लगता है कि सोया एक्स में अगर ये चीज़ लाई जाए, सोया कॉम्प्लेक्स में, तो काफ़ी अच्छा उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ग्वारेक्स का रिस्पॉन्स किसी भी इंडेक्स का अभी तक, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, शायद अरुण उस बात को लेके काफ़ी हैप्पी फील करेंगे कि ग्वारेक्स अगर सही तरीके से इसको लोगों को तक नॉलेज पहुंचाई गई और उसकी ट्रेडिंग का सिस्टम बताया गया कि कैसे क्या होगा, तो ग्वारेक्स मुझे लगता है कि किसी भी इंडेक्स को जो भी इंडिया में ट्रेड हो रहा है, भले ही वो मेटल इंडेक्स क्यों नहीं है, ठीक है, अंडरलाइन के वर्सेस में जितना पार्टिसिपेशन मेटल इंडेक्स का होता है, उससे ज्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज अच्छा पार्टिसिपेशन ग्वारेक्स में आ सकता है, बशर्ते कि अच्छी नॉलेज को शेयर किया जाए, अच्छे से समझाया जाए कि कैसे इसकी कटान होनी है, कैसे सिस्टम होना है। किसी भी चीज में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा एक इशू यही होता है कि लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अगर उस चीज को अच्छे से समझा दिया जाए, अच्छी नॉलेज दे दी जाए, तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि काफी अच्छा वॉल्यूम और अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। सो होपफुली ग्वारेक्स के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड, अच्छा ट्रेड निकलना चाहिए सर। जी धन्यवाद सुरेश जी। एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट और कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित इस वेबिनार में श्री सुरेश जी, जो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के प्रमुख हैं, मोतीलाल ओसवाल से श्री नवनीत दामानी जी, और पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन जी, और एनसीडीएक्स के श्री अरुण यादव जी ने अपनी बात रखी। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के साथ समृद्ध रहने की हम कामना करते हैं। शुभ संध्या, और आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नमस्कार।